आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एंटी साइकोटिक्स के साथ। आज हम देखेंगे टिपिकल एंटी साइकोटिक्स के कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें देखनी है। ओके, तो टिपिकल एंटी साइकोटिक्स को फर्स्ट जनरेशन एंटी साइकोटिक्स भी कहा जाता है। फर्स्ट जेन एंटी साइकोटिक्स ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्टार्ट में डेवलप हुए थे। एक बेसिक स्कैफोल्ड साइंटिस्ट्स को मिला जो उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट किया, बट उसके बाद एटिपिकल एंटी साइकोटिक्स आए जो ज़्यादा बेनिफिशियल थे, जो स्ट्रक्चरली इतने सिमिलर नहीं थे एक दूसरे से। तो आज हमें देखना है कि टिपिकल एंटी साइकोटिक्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टिपिकल एंटी साइकोटिक्स जो है वो हमने जैसे कि पहले इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखा था। यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यहाँ पर हमने देखा था कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका होगा एंटागनिज्म ऑफ डोपामीन एंड और सेरोटोनिन, राइट। अब एक चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है, सेरोटोनिन जो है वो केमिकली होता है 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म देखें हम तो इससे कहा जाता है 5-HT। ओके, कई लोग 5-HTP भी कह देते हैं, लेकिन 5-HT कहा जाता है इसे इन जनरल सेरोटोनिन को। ओके, तो जो टिपिकल एंटी साइकोटिक्स है, टिपिकल एंटी साइकोटिक्स AP लिख रहा हूं मैं। टिपिकल एंटी साइकोटिक्स यूजुअली टारगेट करते हैं सिर्फ D2 रिसेप्टर्स को। D2 यानी क्या हुआ? डोपामीन टाइप 2 रिसेप्टर्स। डोपामीन रिसेप्टर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन यूजुअली टिपिकल एंटी साइकोटिक्स को देखा गया है कि वो सिर्फ D2 रिसेप्टर पर्टिकुलरली उनको ही टारगेट करते हैं। अब जो उनका एंटी साइकोटिक एक्टिविटी होता है टिपिकल एंटी साइकोटिक्स का, वो होता है इसी ब्लॉकेड की वजह से, यानी कि D2 रिसेप्टर के ब्लॉकेड की वजह से ही इनका एक्टिविटी देखने मिलता है, राइट। बट एट द सेम टाइम D2 रिसेप्टर बहुत सारी डिफरेंट हमारे बॉडी में प्रोसेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस वजह से हमारे पास आते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स। पिरामिडल साइड इफेक्ट्स, शॉर्ट फॉर्म में इसे कहा जाता है EPS। अब ये D2 रिसेप्टर के ब्लॉकेड की वजह से एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स आते हैं। अब ये एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स एग्जैक्टली होते क्या है? एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स का मतलब होता है ड्रग इंड्यूस्ड मूवमेंट रिलेटेड डिसऑर्डर्स। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो इसमें आपको दिख रहा है कि ड्रग इंड्यूस्ड, यानी कि ड्रग की वजह से पाए जाने वाले साइड इफेक्ट्स। कौन से इफेक्ट्स? मूवमेंट रिलेटेड। मूवमेंट रिलेटेड यानी आप जो वॉलंटरीली आपके मसल्स को मूव कर सकते हो, आपके स्केलेटल मसल्स को, वो जब आप में से एबिलिटी चली जाती है, यानी कि इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट्स होने लगते हैं कभी कभी, जैसे कि एग्जाम्पल है ट्रेमर्स और डिस्काइनीशियास। डिस्काइनीशियास में ही ट्रेमर्स इंक्लूडेड होता है। डिस्काइनीशियास बेसिकली होता है इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ मसल्स। तो ऐसी चीज़ें देखने मिलती है, ये साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सिवियर देखने मिलते हैं जब D2 रिसेप्टर का ब्लॉकेड होता है टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स के द्वारा। इस वजह से हमें एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स की ज़रूरत पड़ी। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स जो होते हैं ये यूजुअली D2 के लिए वीक ब्लॉकर्स होते हैं। वीक ब्लॉकर्स यानी कि D2 का जो एंटागनिज्म है वो बहुत वीक होता है, बट एट द सेम टाइम वो 5-HT2 यानी कि सेरोटोनिन टाइप 2, हमने देखा था कि 5-HT मतलब सेरोटोनिन होता है, राइट। सो सेरोटोनिन टाइप 2 रिसेप्टर्स को भी टारगेट करते हैं, और साथ ही साथ D4 रिसेप्टर्स को भी टारगेट करते हैं, यानी कि डोपामीन टाइप 4। अब ये दो रिसेप्टर को टारगेट करने से हमें एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी तो मिलेगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे एज कम्पेयर टू एटिपिकल और या टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। ओके,
अनदर डिफरेंस जो हमें टिपिकल और एटिपिकल में देखने मिलता है वो है कि टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स जो है वो इफेक्टिव होते हैं अगेंस्ट पॉजिटिव सिम्टम्स, पॉजिटिव सिम्टम्स, और जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होते हैं, एंटीसाइकोटिक्स अगेंस्ट नेगेटिव सिम्टम्स। अब ये एक बहुत कंफ्यूजिंग टर्म है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम से ऐसा लगता है कि पॉजिटिव यानी कुछ अच्छा, यानी कि कुछ बेनिफिशियल सिम्टम, और नेगेटिव से ऐसा लगता है सुनने में कि कुछ खराब सिम्टम। लेकिन ये दोनों ही असल में खराब सिम्टम्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव सिम्टम का मतलब क्या हुआ कि पहले कोई चीज़ जो नहीं थी वो अब हो रही है। पॉजिटिव सिम्टम यानी एग्जाम्पल में होगा डिल्यूशंस, हेलुसिनेशंस, ये सब चीज़, यानी कि पहले जो चीज़ नहीं हो रही थी वो अब हो रही है, उसे कहा जाता है पॉजिटिव सिम्टम। तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स ये हेलुसिनेशंस और डिल्यूशंस को क्योर करने के लिए या मैनेज करने के लिए बेटर होते हैं, और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स नेगेटिव सिम्टम्स यानी कि पहले कुछ था लेकिन अब कुछ नहीं है, यानी कि कुछ नेगेट हो गया, यानी कि कुछ कम हो गया, वो है उसका एग्जाम्पल है एपैथी, यानी कि लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि पहले चीज़ों में इंटरेस्ट था पेशेंट को लेकिन अब नहीं रहा, उसे कहते हैं एपैथी। तो वो एक नेगेटिव सिम्टम है। ओके, सो ये हुए कुछ डिफरेंसेस टिपिकल और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में। हम इन दोनों का डिफरेंट क्लासिफिकेशन एट द एंड ऑफ द चैप्टर करेंगे। अभी हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ा हैवी हो जाता है, एक साथ याद रखना। ओके, सो फिलहाल हम देखते हैं टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स के स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हमने कल ही देखा था, इनका बेसिक स्ट्रक्चर होता है ये, राइट? यहाँ पर S, यहाँ पर N, यहाँ पर और एक फिनाइल रिंग, यहाँ पर है एक सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पर 3 कार्बन लिंकर 1 2 3 नाइट्रोजन, और ये है R2 यानी कि 3 डिग्री अमीन यानी टर्शियरी अमीन। ओके, ये है बेसिक स्ट्रक्चर ये ड्रग्स का। अब इसमें हम अगर अलग अलग डिविजन्स को सेग्रीगेट करें तो उसमें एक तो ये पूरा डिवीजन आता है, इसे कहा जाता है फिनोथायाजीन। हमने कल ही देखा था, फिनोथायाजीन रिंग कहा जाता है, या इसे ये भी कहा जाता है बायो आइसोस्टियरिक हेटेरोसाइकिल। ये बायो आइसोस्टियरिक हेटेरोसाइकिल का मतलब क्या हुआ? बायो आइसोस्टियर का मतलब होता है सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यानी कि हमने कल देखा था कि जो थायोक्सैंथीन्स थे और फिनोथायाजीन्स थे उनमें कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस थे, राइट? यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर नाइट्रोजन है, लेकिन थायोक्सैंथीन्स में हमने देखा था यहाँ पर कार्बन आ गया और साथ ही साथ एक डबल बॉन्ड आ गया, राइट? तो ये कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस आए, यानी कि स्ट्रक्चर ओवरऑल तो काफ़ी सिमिलर है लेकिन थोड़ा सा चेंज किया हुआ है स्ट्रक्चर में, लेकिन फाइनली जो फंक्शन है यानी कि एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी विल बी अ बेटर वर्ड हियर, एक्टिविटी जो है वो सिमिलर है बहुत ही। सो उसे कहा जाता है बायो आइसोस्टियरिक हेटेरोसाइकिल। तो ये हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है ये, यानी कि अल्काइल कनेक्टर, यानी कि जो यूजुअली प्रोपाइल ग्रुप हमने बनाया था ऊपर वो है अल्काइल कनेक्टर, और ये जो है ये है 3 डिग्री अमीन। तो ये 3 मेन स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं जिन्हें अलग अलग स्ट्रक्चर्स में चेंज किया जाता है और उससे डिफरेंसेस आते हैं पोटेंसी में, एक्टिविटी में, ये सभी चीज़ों में। ओके, अब देखते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ड्रग को बनाने के लिए, यानी कि एक फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए रादर। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इन ड्रग्स की? सबसे पहली बात तो ये है कि ये पूरे स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि 2 नाइट्रोजन्स प्रेजेंट है, राइट? ये है एक बेंजीन, ये दूसरा बेंजीन, यहाँ पर 1 2 3 और नाइट्रोजन, और ये 2, राइट? तो ये हमने बनाया बेसिक प्रोमोजीन का स्ट्रक्चर। इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, यहाँ पर एक नाइट्रोजन है। ओके, सो इन दोनों में से बेसिक वाला कौन सा होगा? नाइट्रोजन। ये वाला नाइट्रोजन बेसिक होगा।
ओके क्योंकि इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। इस नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो ये जो बेंजीन रिंग है दोनों वो अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे उसकी बेसिसिटी चली जाती है। ओके सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो पूरी रिंग सिस्टम है ये इस स्ट्रक्चर को देती है लिपोफिलिसिटी, विच इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू हाइड्रोफोबिसिटी, राइट। मतलब कि लिपोफिलिक ज़्यादा बन रहा है स्ट्रक्चर इसकी वजह से, लेकिन इसके बेसिसिटी की वजह से ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा हाइड्रोफिलिक भी बन रहा है, यानी कि वाटर सोल्यूबिलिटी इसकी बढ़ती है इसकी वजह से, वाटर सोल्यूबिलिटी। ओके तो इसको वाटर सोल्यूबल बनाने के लिए हम यूजुअली क्या करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर को हम रिएक्ट करवाएंगे HCl जैसे कोई सॉल्ट के साथ। ओके टू मेक HCl जैसे कोई एसिड के साथ टू मेक अ वाटर सोल्यूबल सॉल्ट। यानी कि इस HCl की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा S और N, यहाँ पर आएगी फिनाइल रिंग 1 2 3 नाइट्रोजन, यहाँ पर ये तो वही रहेगा लेकिन साथ ही साथ इसमें एक H लग जाएगा जो देगा इसको एक पॉजिटिव चार्ज, और क्लोराइड आयन यहाँ पर आएगा ये नेगेटिव चार्ज। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है यह इसको कहा जाएगा प्रोमजीन हाइड्रोक्लोराइड, राइट। प्रोमजीन हाइड्रोक्लोराइड, ये एक रिलेटिवली वाटर सोल्यूबल स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि इसमें आयोनिक चार्जेस प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं। इवन दो इसमें लिपोफिलिसिटी बहुत ज़्यादा है ये पूरी रिंग में, लेकिन ये चार्जेस की वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर वाटर सोल्यूबल बन जाएगा। ओके इसी के साथ साथ उल्टा भी ट्रू है। हम उसी नाइट्रोजन को, ये नाइट्रोजन के एरिया को हम यूज़ कर सकते हैं डिक्रीज करने के लिए वाटर सोल्यूबिलिटी। वो कैसे होगा, ये देखिए, ये एक स्ट्रक्चर है एक्चुअल ड्रग का। ओके ये है बेंजीन रिंग SN, ये और एक बेंजीन रिंग 1 2 3 नाइट्रोजन, ये यहाँ पर नाइट्रोजन 1 2 OH। ओके ये स्ट्रक्चर है फ्लूफेनाजीन का, जो हमने कल नहीं किया था। जो एग्जाम्पल्स हमने किए थे सभी स्ट्रक्चर्स के उसमें ये इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे प्रो ड्रग्स बनते हैं, यानी कि ऐसे ड्रग्स बनते हैं जो बॉडी में अंदर जाकर बाद में एक्ट करना स्टार्ट करते हैं। ओके यानी कि इसका डिसोल्यूशन रेट जो है वो बहुत कम होता है, इसलिए ये धीरे धीरे काम करते हैं। तो इसको अगर प्रो ड्रग बनाना हो, हमें प्रो ड्रग एक्टिवेशन यानी प्रो ड्रग डिज़ाइन अगर हमें बनानी हो इसकी, तो इसकी लिपोफिलिसिटी हमें इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। इसकी लिपोफिलिसिटी इंक्रीज़ करने के लिए ये जो पार्ट है इसको एक एस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको एक एस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने से इसकी लिपोफिलिसिटी और भी बढ़ जाएगी, राइट। तो इसके लिए हमें एस्टर फॉर्मेशन करना पड़ेगा। अब एस्टर कौन सा होगा, ये पूरा पार्ट तो प्रो ड्रग में पूरा सेम ही रहेगा, SN, ये बेंजीन रिंग 1 2 3 नाइट्रोजन, ये 6 मेंबर्ड रिंग नाइट्रोजन, ये पूरा पार्ट सेम रहा 1 2। ओके अब O है, उसके साथ साथ आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और उसी के साथ आएगा CH2 N टाइम्स CH3। ओके तो ये बन गया एस्टर, क्योंकि OC डबल बॉन्ड O दिख रहा है यहाँ पे, तो ये एस्टर हो गया। इसकी बहुत लिपोफिलिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि इसमें कार्बन एटम्स बहुत सारे ऐड हो गए, राइट। तो ये OH के कंपैरिजन में इसकी लिपोफिलिसिटी काफ़ी बढ़ गई। ओके तो इस वजह से हमारा ये प्रो ड्रग बन जाएगा। अब इसमें ये N जो है वो दो अलग टाइप का हो सकता है। अगर N5 हुआ यानी कि 5 कार्बन यहाँ पर और ये छठा, यानी कि टोटल अगर 6 कार्बन का एस्टर हमने बनाया एक्सक्लूडिंग द फंक्शनल ग्रुप इटसेल्फ, अगर 6 कार्बन का एस्टर बनाया तो इसे कहा जाता है फ्लूफेनाजीन, यानी कि सेम नाम ड्रग का, लेकिन उसके बाद आ जाएगा एनांथेट। ओके सिर्फ उसको नाम देना था इसलिए दे दिया। N इज इक्वल टू अगर 8 हुआ यानी टोटल 9 कार्बन, क्योंकि ये 8 और ये 9, तो इसको कहा जाएगा फ्लूफेनाजीन डेकेनोएट। ओके
डेकेनोइड यूजुअली 10 के लिए यूज़ किया जाता है, तो इस वजह से इसको डेकेनोइड लिखा गया है, क्योंकि ये 8 है, ये 9th है और ये 10th है, राइट। सो वो सब इंक्लूड करके इसका नाम पड़ा फ्लूफेनाजीन डेकेनोइड। तो इस तरह से वाटर सोल्यूबिलिटी को डिक्रीज करके एक डेपो इंजेक्शन भी बनाया जा सकता है इस चीज़ का, जो 1 to 3 वीक्स के लिए काम करेगा, 1 to 3 वीक्स के लिए। ओके, यानी कि एक बार इंजेक्ट कर दिया, बाद में ना कोई दवाई लेने की ज़रूरत, ना वापस जाने की ज़रूरत इंजेक्शन के लिए 1 to 3 वीक्स के लिए, क्योंकि ये इंजेक्शन थोड़ी थोड़ी देर में ब्लड स्ट्रीम में ड्रग को इंजेक्ट करता, यानी कि इंट्रोड्यूस करता जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे जो लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी इम्पॉर्टेंट, वो है स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विथ डोपामीन। डोपामीन जो ये बेसिकली एंटागनाइज कर रहा है डोपामीन रिसेप्टर्स को, उससे स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं ये ड्रग्स, सो दैट वो उस रिसेप्टर पे बैठ पाए, लेकिन वो रिसेप्टर पे बैठ के एक्टिविटी दिखाने के बजाय वो रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। ओके, सो इसमें कोई ना कोई स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी तो होगी ही डोपामीन से। इसमें स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी हम देखने जाए तो ये तो है हमारे ड्रग का स्ट्रक्चर SN, हम सबसे बेसिक चीज़ बनाएंगे प्रोमोजीन। ओके, ये तो है हमारे ड्रग का स्ट्रक्चर। अब डोपामीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? डोपामीन का स्ट्रक्चर होता है ये, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH और यहाँ पर 1 2 और NH2। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 कार्बन लिंकर हैं, यहाँ पर एज कंपैरिजन में 3 कार्बन लिंकर है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, लेकिन एक जगह पर प्राइमरी है, जो डोपामीन में है ये प्राइमरी है अमीन, और ये टर्शियरी अमीन है हमारे पास। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं इसमें एक ही रिंग है, इसमें 3 रिंग है, जिससे लिपोफिलिसिटी भी बढ़ती है इसकी और साइज बढ़ती है ओवरऑल। ओके, बट स्टिल स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़ बहुत क्लियरली दिखती है, इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है ये डोपामीन रिसेप्टर पे जाकर बैठता है और एक्टिविटी दिखाने के बजाय वो उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। ओके, सो ये थे कुछ बेसिक्स जो कभी कभी MCQ में आ जाते हैं या कुछ एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है 2 या 3 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स का SAR। थैंक यू फॉर वॉचिंग।